हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करें क्लास 11 से एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 to 9 में आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी हुई है, आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो था 3.4 एक्सरसाइज का, वहां हमने देखा था जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करना बहुत ईजी है। जनरल सोल्यूशन के लिए आपको ये आइडेंटिटीज लर्न करनी है। तो ये आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न है तो इससे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जनरल सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो तीन कंडीशन में इक्वल 0 है, तो इस तरह के तीन है। और दूसरी कंडीशन ये जब sin x इक्वल टू sin y हो, cos x इक्वल टू cos y हो और tan x इक्वल टू tan y हो। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है इक्वेशन को इन तीन फॉर्म में या इनमें चेंज करना है। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे गिवन होगी, बट आपको इक्वेशन को इन फॉर्म में चेंज करके और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ फिफ्थ पार्ट को अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ पार्ट हमारा यहाँ पे cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो ये तो हमें सीधा ही हमारा इस आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है। आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे क्या है कि इफ cos x इक्वल टू cos y, अगर cos x इक्वल टू एंगल आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट दोनों साइड में क्या होना चाहिए, cos के साथ एंगल होना चाहिए। तो अगर cos x इक्वल टू cos y है तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आपका क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, एंड n कहाँ से आता है, n बिलोंग्स टू z होता है। तो ये तो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है तो आप वहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग x कौन है, तो हियर x यहाँ पे है हमारा 4x। तो अगर आपको आइडेंटिटी में यहाँ ये लग रहा है कि सेम है तो y, इसको मैं कैपिटल X कर देती हूँ। ओके, तो आइडेंटिटी में आपको यहाँ पे x की जगह क्या रख देना है 4x, और y की जगह पे आपको यहाँ क्या रख देना है 2x रखना है। तो दिस इम्प्लाइज आपका x यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह ये पुट कर लो 4x, तो 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या रख देना है आपको 2x रख देना है। ओके, तो सिंपल हो गया। हमें आइडेंटिटी पता थी जनरल सॉल्यूशन लिखने की, हमने वो लिख दी। x पहला वाला एंगल x की जगह रखना होता है, दूसरा वाला एंगल y की जगह रखना होता है, हमने दोनों पुट कर दिया। नाउ अब इसको सिर्फ क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें x चाहिए तो 4 को इधर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस साइन है तो एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस ले लेते हैं, बाद में हम 4 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x ले लिया, या फिर हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x हो सकता है। दो तरह के सोल्यूशन यहाँ जनरल सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं। एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये भी 4x है और यहाँ 2x है, ये तो 2n पाई है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x को हम इधर लेके चले जाते हैं। तो ये 4x है, 2x उधर चला गया, प्लस का माइनस का 2x हो गया, ये हो गया 2n पाई। फिर 4x में से 2x गया, ओनली 2x बचा, तो 2x इक्वल टू 2n पाई। तो यहाँ सिर्फ x होना चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके लेफ्ट में ओनली क्या है x है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2n पाई, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू n पाई हो गया। और n हमारा कहाँ से आ रहा है, n बिलोंग्स टू z। तो ये हमने एक इसका सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू n पाई है और n कहाँ से आ रहा है z से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम वेरिएबल के साथ है, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 4x माइनस का 2x इधर आके हो गया, प्लस का 2x हो गया। ओके, और ये यहाँ पे 2n पाई एज इट इज है। ओके, फिर 4x प्लस 2x क्या हो गया, 6x इक्वल टू 2n पाई हो गया। तो नाउ x इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई, यहाँ 6 आपका क्या है मल्टीपल में डिवाइड में चला गया, 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, तो x इक्वल टू आपका हो गया n पाई बाय 3 हो गया। और जहां भी n बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका यहाँ पे z हो गया। तो एक जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया, दूसरा जनरल सोल्यूशन हमारा ये आ गया। अब एक तरीका तो ये कि आपको आइडेंटिटी देख के समझ में आ रहा है, मुझे आइडेंटिटी देख के समझ में आया, मैंने इसको सॉल्व करके और यहाँ पे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब देखो यहाँ पे एक और मेथड है, आप इसको, क्योंकि ये तो क्या सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो मेथड में यहाँ पे बता रही हूँ ये आप नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इन सब में वो लगाएंगे। इनको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इजीली, फिर से आइडेंटिटी देख करके, और जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाते थे, और उस तरह से अब इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और मेथड मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ताकि दोनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा मेथड फर्स्ट हो गया। ओके, तो ये तो आपको डायरेक्ट देख के आइडेंटिटी समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे
cos 4x इक्वल टू मुझे गिवन है cos 2x। अगर मैं यहाँ पे cos 2x को इधर शिफ्ट कर लेती हूँ तो ये आपका हो जाएगा cos 4x माइनस का cos 2x प्लस का 2x उधर जाके माइनस का 2x हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है अब आपके माइंड में, क्योंकि मैंने आपको 3 तरह की आइडेंटिटी 4 तरह की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। एक तो 2 एंगल के सम वाली a प्लस माइनस b वाली है, एक आपकी सी डी वाली है cos c प्लस cos d वाली, और एक एंगल का डबल और एक एंगल का ट्रिपल। ये 4 तरह की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सी डी, क्योंकि सी डी में क्या होता है, एंगल के साथ में रेशियो आपका फंक्शन आपके साथ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, cos c माइनस cos d लग रही है। तो cos c माइनस cos d में क्या होता है, सबसे पहले माइनस आता है और इसके बाद नेगेटिव साइन है तो दोनों साइन होंगे, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो अब यहाँ पे c कौन है, यहाँ पे c है आपका 4x और d आपका यहाँ पे क्या है 2x। तो इस तरह से हम सॉल्व करके भी और इसी तरह से जनरल सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ अब यहाँ पे आप वैल्यू सी डी फॉर्मूला में इसको चेंज करेंगे तो cos 4x प्लस cos 2x इक्वल टू माइनस का 2 साइन c प्लस डी, तो 4x प्लस 2x बाई 2 और साइन c माइनस डी, तो ये हो गया 4x माइनस 2x बाई 2। सिर्फ ये ही एक आइडेंटिटी है जिसमें माइनस यहाँ पे आ गया था, क्योंकि d माइनस c होता है बट हम माइनस कॉमन लेके इसको c माइनस डी कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का 2 साइन 4x प्लस 2x, तो 6x बाई 2 हो गया, और ये हो गया साइन 4x माइनस 2x, तो 2x बाई 2 हो गया। तो 2 के टेबल में 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम, 2 के टेबल में 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2 साइन 3x और ये आपका यहाँ पे हो गया साइन x। और ये इक्वेशन क्या चल रही थी, इक्वल में आपकी 0 चल रही थी ना, तो ये भी यहाँ पे क्या चलेगी, इक्वल में 0 चल रही थी। ओके तो जो इक्वेशन आपकी इक्वल में हमने इसको जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो इक्वल में 0 आ गया था ना, तो बस इक्वल 0 लेके चलना है। अब आप यहाँ पे देखो ये सिर्फ हम इसको इस तरह से माइनस 2 साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। अगर देखो नंबर तो कभी भी 0 होगा नहीं, -2 तो -2 ही रहेगा, ये तो कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे 3 टर्म है, एक -2 है, एक साइन 3x है और एक साइन x है, तो ये आपका नंबर तो कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन अगर किसी टर्म के राइट में 0 है, इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक 0। अगर यहाँ पे देखो अगर a इंटू बी का प्रोडक्ट आपका 0 है, यानी दोनों वेरिएबल है a और b, दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि किसी एक के दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन इक्वल 0 होने के लिए किसी एक को 0 होना कंपल्सरी है। तो इस कंडीशन से हम यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, या तो साइन 3x इक्वल टू 0 है या फिर साइन x इक्वल टू 0 है। तो साइन x इक्वल टू यानी चाहे 3x हो 4x हो या ओनली x हो, 0 होने पर यहाँ पे हमें आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट साइन x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका क्या होता है, एन पाई होता है। ये हमने सॉल्यूशन देखा ना, ये देखो आपको आइडेंटिटी में मैंने लिखकर बताया कि साइन x इक्वल टू 0, तो आपको याद रखना है कि x क्या है, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई होगा, और n कहाँ से आएगा, z से, इंटीजर से। तो हम यहाँ पे फर्स्ट साइन 3x के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे इस तरफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं, जब साइन 3x इक्वल टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू, यहाँ पे x आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर इसको देख रहे हो तो x इक्वल टू 3x हो गया, तो 3x इक्वल टू एन पाई हो गया। ओके तो x हमें यहाँ पे लेफ्ट में ओनली x होना चाहिए, बाकी सबको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये एन पाई बाय 3 हो गया, और n बिलोंग्स टू क्या हो गया, z हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये इसके लिए, पहले हमने इसके लिए फाइंड किया, जब साइन x इक्वल टू 0, तो यहाँ तो डायरेक्ट हो गया, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू एन पाई हो गया। तो ये एक जनरल सोल्यूशन आ गया। दूसरा आ गया, देखो ऊपर भी हमारा ये आ रहा है एन पाई बाय 3, यहाँ पे भी हमारा ये रहा है एन पाई बाय 3 आ रहा है। तो आप दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी नहीं लगानी तो आपको दिख रहा है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट हमने जो आइडेंटिटी याद की थी उससे हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। यहाँ भी हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो अगर अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये तो हमारी किसी भी इक्वेशन को जो हमारी आइडेंटिटी है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, क्योंकि कॉस में हमारी आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, यानी 2 टर्म ही यहाँ पे होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो आपकी कॉस की 3 टर्म है। अगर 2 टर्म होती, लाइक की ये टर्म नहीं होती, हम इधर इसको इधर शिफ्ट कर लेते तो ये हमारा क्वेश्चन 5 जैसा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है। तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स इक्वल टू या तो कॉस वाई की फॉर्म में चेंज करो, या फिर जो हमने यहाँ पे दूसरा मेथड किया था इस तरह से, यानी कि सारे जो भी फंक्शंस होंगे उनके प्रोडक्ट में आप इसको लिखो, ताकि हम अलग अलग इसको जीरो लग के और कंडीशन बना सके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन या फिर जो हम आइडेंटिटी जिसमें हम अपनी लगा सकें उसमें आप इसको चेंज करना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैं इन इक्वेशन को 3 में से मैं 2 करूं या फिर मैं इसको क्या करूं, प्रोडक्ट में लेकर आऊं, तो कुछ भी करके मुझे इन 3 टर्म को कम करना है। तो कम करने का सबसे सिंपल मेथड होता है सीडी फॉर्मूला। सीडी फॉर्मूला जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो जो ए बी फॉर्मूला क्या होता है, टर्म को बढ़ाता है, और सीडी फॉर्मूला क्या होता है, टर्म को कम करता है। ये देखो सीडी फॉर्मूला में यहाँ 2 टर्म है, आइडेंटिटी लगाने के बाद 1 टर्म हो जाती है, एक ही तो रही, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 टर्म को ये हमेशा क्या कर देता है, 1 टर्म कर देता है। तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सीडी फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब फिर हमारे पास ये कंफ्यूजन है कि 3 टर्म में से हम किस में सीडी फॉर्मूला लगाएं। तो सीडी फॉर्मूला आपको इस तरह से लगाना है कि आगे वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मेरे पास एक x है, एक मेरे पास 2x है और एक मेरे पास यहाँ 3x है। मुझे सीडी फॉर्मूला लगाना है तो वहां आएगा एंगल c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, यही 2 तरह के एंगल आएंगे। तो अगर मैं x और 2x लेती हूँ, लेट कि मैं c को x ले लिया, d को 2x ले लिया, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा कोई सॉल्व हो नहीं रहा, या फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 3x और x को लेती हूँ, इन दोनों को, क्योंकि 2 को आप सॉल्व करें तो आपका तीसरा एंगल आना चाहिए, ओके। तो अगर मैं 3x और x को लेती हूँ तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस x, तो ये कब हो जाएगा 4x बाय 2। तो 2 से ये कैंसिल होके आपका 2x हो गया, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे मिल रहा है, तो मैंने इसको सॉल्व किया, मुझे ये वाला मिल रहा है, तो ये मेरा कॉमन लेके या कुछ करके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो जब जितने भी एंगल दिए हो, अभी आप 6 क्वेश्चन में नहीं, आगे जब भी आप 7, 8, 9 और भी हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर भी आपको एंगल की पेयरिंग कैसे करनी है, किन 2 के साथ आइडेंटिटी लगानी है, वो आपको यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेशन करके देखना है। अगर मैं x 2x को लेती हूँ तो मेरा कहीं पर भी 3x नहीं बन रहा है, मेरा 3x बाय 2 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3x और 2x को लेती हूँ तो मेरा 5x बाय 2 बन रहा है। अगर मैं x और 3x को लेती हूँ तो 4x बाय 2 बन रहा है, और ये 2 से कैंसिल होकर मेरा 2x आ रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से मेरा ये भी अपने आप क्या हो रहा है, इसमें इसका रिलेशन इसमें बन रहा है, क्योंकि एंगल यहाँ पे सेम आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करने से जो भी एंगल यहाँ पे आएगा वो एंगल इसके सेम आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा रहे CD वाली वो इन दोनों में लगाएंगे, ओके। बाकी इसको हम एज इट इज करेंगे। हमेशा क्या करना है, एक बार में एक ही आइडेंटिटी लगानी है, दूसरे वाले को एज इट इज रखो, क्योंकि हमारे पास cos 2x वाली आइडेंटिटी भी है। बट इसको सॉल्व करके देखो कि इससे इसका कोई रिलेशन बन रहा है, तो वहां पे उस तरीके से सॉल्व करो। नहीं बन रहा है, फिर आप cos 2x की जगह आइडेंटिटी पुट कर लो। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लग रही है, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो ये तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी में अब c कौन है, c है आपका 3x, और d कौन है, d है आपका यहाँ पे x। तो नाम वैल्यू पुट कर लो। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 रखा, इन दोनों की जगह आइडेंटिटी रखा, तो ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3x प्लस x बाई 2 cos c माइनस d, तो cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस का cos 2x हमारे पास यहाँ एज इट इज रह गया। ना उसको सॉल्व करो, 2 cos 3 प्लस 1 4x बाय 2 हो गया, 3 माइनस 1 2x बाय 2 हो गया, तो माइनस का cos 2x आपका यहाँ पे एज इट इज रह गया। 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, तो ये हो गया 2 cos 2x cos x
माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। तो अब देखो हमने 3 टर्म को सॉल्व करके 2 टर्म कर दिया। अब देखो इसमें से मैं कॉस 2x को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये फिर से हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से मेरा कॉस 2x कॉमन है, कॉस 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 cos x बचा, 2 cos x, यहाँ से ये पूरी टर्म बाहर आ गई, माइनस यहाँ से 1 बचा, माइनस तो माइनस करेगा, इक्वल टू 0। तो यानी ये हमारा यहाँ पे इस तरह से हो गया a इंटू b माइनस सी, इस तरह से आपका यहाँ हो गया। तो ये भी दो आपके फैक्टर हो गए। तो इस फैक्टर में क्योंकि इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो या तो ये इक्वल 0 या फिर ये इक्वल 0, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में दो टर्म आपकी मल्टीप्लीकेशन में है और राइट हैंड साइड 0 है, तो या तो इसकी वजह से 0 या इसकी वजह से 0 या फिर दोनों की वजह से 0 है। तो यही चीज हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में लेकर आनी है। तो इससे हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला, देयरफॉर cos 2x इक्वल टू 0 है या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो अब इनसे हम इजीली जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन हमारा cos x इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास आइडेंटिटी है यहाँ पे, ये देखो। अब हमारे पास हमारी टर्म इस तरह से आ गई है कि हम उन आइडेंटिटी में लगा सकते हैं। तो cos x इक्वल टू 0, यानी कुछ एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, cos x इक्वल टू 0 की तरह है, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म में आएगा। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैंने एक बार दोनों आइडेंटिटी लिख ली है ताकि हम डायरेक्ट इनको यूज कर सकें। तो cos 2x इक्वल टू 0, यानी जब cos x जब भी आपका राइट हैंड साइड इक्वल 0 होता है, तो हमेशा जो 3 आइडेंटिटी है, sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, वही आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 है, तो ये तभी होगा जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे हम, सिर्फ 2x। तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 हो गया। तो हमें लेफ्ट में हमेशा x चाहिए, तो हम 2 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू 1, ये 2 इधर आके मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में आ गया, तो ये आपका यहाँ पे एज इट इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और n बिलोंग टू z हो जाएगा। तो cos 2x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4 हो गया। फिर नेक्स्ट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा, आप कह रहे हो यहाँ तो इक्वल 0 है, फिर आपने ये क्यों नहीं किया, बट यहाँ पे सिंगल टर्म इक्वल 0 होनी चाहिए। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज 2 cos x इक्वल टू माइनस 1 इधर आ गया, प्लस 1 हो गया। तो cos x इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 बाय 2 हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये 1 बाय 2 को हम एंगल में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 2 में cos की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 2 में cos की वैल्यू होती है cos पाई बाय 3। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू cos पाई बाय 3। कोई भी वैल्यू अगर हमें यहाँ पे गिवन है तो वो cos x इक्वल टू cos y का फॉर्मूला हो गया। अब ये x इक्वल टू तो x है और y इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो x जनरल सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया, जहां पे एंड कहाँ है, z। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करके और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम जनरल सॉल्यूशन की आइडेंटिटी को नहीं लगा सक रहे हैं। नाउ नेक्स्ट 7 देखते हैं। तो 7th हो गया हमारा sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो दोनों टर्म या दोनों फंक्शन या तो साइन होने चाहिए या दोनों फंक्शन कॉस होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारी आइडेंटिटी अभी नहीं लग रही है। sin x इक्वल टू कॉस, जो हमने 6 इक्वेशन लिखी थी, जो 6 फॉर्मूलाज हमने 3.4 के लिए लिखे थे, वो तो 6 फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो अब हम इनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यानी कि इसको 2 टर्म को एक टर्म या मल्टीप्लीकेशन बनाने के फैक्टर फॉर्म में लिखने का इसको ट्राई करते हैं। तो cos x तो आपका cos x रहेगा, इसकी तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन हमारे पास sin 2x की आइडेंटिटी है। sin 2x की हमारे पास 2 आइडेंटिटी है, 2 sin x cos x है और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है। बट हम यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे cos x है। अगर tan x होता है तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी लगाने से क्या होगा कि cos x बाहर आ जाएगा, और जैसे हमारे पहले इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन में थी उसी तरह से हमें मिल जाएगी, और हम 1 बाय 1 उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा ली, sin 2x की जगह 2 sin x cos x। तो मैंने sin 2x की जगह 2 sin x cos x लिख लिया, ये प्लस का cos x हो गया। अब देखो दोनों में से cos x आपका सेम टर्म है, तो cos x हमने बाहर ले लिया, और ये 2 sin x और ये प्लस यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा। अब ये फिर से हमारा a इंटू बी प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो या तो ये इसकी वजह से 0 है या इसकी वजह से 0 या दोनों ही 0 है, इसलिए 0 है। तो सेम वही जैसे हम सॉल्व कर रहे थे। तो देयरफॉर या तो cos x इक्वल टू 0 है
या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो दोनों के लिए ही हमें अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ओके, तो वी आर फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन सेपरेटली। हमें दोनों के अलग अलग जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने cos x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करना है। तो cos x, अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन हमें पता है कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है, जहां n क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ये तो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन था, जो डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो इसका जनरल सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहाँ पे n कहां से आया, z से। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया। नाउ सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे हमारी है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन फॉर 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 sin x यहाँ पे रहा, प्लस 1 उधर जाके -1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज sin x इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो ये डिवाइड में आ गया। तो सेम वही आपको क्वाड्रेंट बना के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो sin 1/2 कितना होता है। sin के अंदर 1/2 होता है sin π/6। तो इसका मतलब ये हो गया sin x इक्वल टू माइनस sin π/6। लेकिन हमारे पास जो आइडेंटिटीज है उसमें माइनस नहीं होना चाहिए, उसमें तो आपका sin x इक्वल टू क्या होना चाहिए, sin y होना चाहिए। ये देखो ये आइडेंटिटी sin x इक्वल टू माइनस थोड़ी ना हमारे पास में, हमारे पास sin y है। तो पहले इस माइनस को हटाना है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा वो एंगल है जो हम पॉजिटिव में रखेंगे, लेकिन उसका इक्वल राइट हैंड साइड माइनस में sin π/6 होगा। तो आप यहाँ पे देखो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। लेकिन हमें सबसे दोनों में से छोटा एंगल लेना है। तो छोटा एंगल हमारे पास ये वाला होगा जो पहले आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल आप कैसे लिखते हो, पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हो। ऊपर पाई माइनस थीटा होते हैं, यहाँ पे पाई प्लस थीटा होते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हमें पता है कि साइन इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारे पास यहाँ थीटा कितना है, π/6 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन पाई प्लस π/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का साइन π/6 हो जाएगा। तो हम नेगेटिव को क्या करें, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि नेगेटिव ऑफ साइन π/x, यानी कि किसके पॉजिटिव में किसके इक्वल हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/6 के। तो इसी तरह से हम ये ना लिख के, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये ना लिखिए ये लिख लेंगे। तो नाउ पाई प्लस π/6, इसको सॉल्व कर लो। 6 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। 1 के टेबल में 6 आया 6 टाइम, तो यहाँ गया 6 पाई। फिर 6 के टेबल में 6 आया 1 टाइम, तो यहाँ हो गया पाई, यानी कि ये हो गया 7 π/6 हो गया। यानी कि अब हम यहाँ पे माइनस साइन π/6 की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो नाउ या दिस इम्प्लाइज साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 7 π/6। क्योंकि जब साइन 7 π/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन π/6 होगा। आप उल्टा चल सकते हो, साइन 7 π/6 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/6 हो गया, और साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो यही आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो नाउ अब आप आइडेंटिटी देखो। तो वी नो दैट इफ साइन x इक्वल टू साइन वाई, अब साइन x इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में आ गया, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई हो जाएगा। तो x यहाँ पे x ही है, तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और y कितना है, y हमारा ये रहा, तो 7 π/6 हो गया। और जहाँ पे n कहाँ से आ रहा है, z से। तो एक जनरल सोल्यूशन हमें ये मिल गया, दूसरा जनरल सोल्यूशन हमें यहाँ पे ये मिल गया। तो इस तरह से हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसका जनरल सोल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब हमें इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन साइन में होनी चाहिए, कॉस में होनी चाहिए, टेन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये तो 10 हमें दिख रहा है, बट ये हमें 10 नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको सेक को क्या करना पड़ेगा, 10 में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10 को यहाँ पे किसी साइन कॉस में चेंज करने का नहीं है। तो हम इसको अगर 10 में चेंज कर देंगे तो हमारी इक्वेशन 10 में हो जाएगी, और हम इजीली इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो सेक को कि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेक 2x हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट हमने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो हमारे पास थी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमारे पास आइडेंटिटी है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी आइडेंटिटी, चाहे ए बी आइडेंटिटी हो, चाहे सी डी फॉर्मूला पढ़ाओ, चाहे 2x 3x पढ़ाओ, वहां पे सेक कहीं पर भी नहीं था। सिर्फ हमारे पास क्या था, वहां पे साइन कॉस थे और 10 था।
तो इसको हम 1/cos² 2x पे लिख देंगे, बट वो और लेंथी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका हमारे पास ये है कि अगर ये 10 है तो इसको भी 10 में चेंज कर दो। तो हम यहाँ पे sec² की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 10²। तो ये हो जाएगा 1 + tan² और एंगल यहाँ पे थीटा था तो थीटा होगा, बट यहाँ पे एंगल आपका 2x है तो ये भी एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और ये हो गया 1 - tan 2x एज इट इज है। अब हम यहाँ पे सबको इधर लेफ्ट में लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया 1 + tan² 2x, तो यहाँ पे पहले से है, +1 इधर आके -1 हो गया, माइनस का tan 2x इधर जाके प्लस का tan 2x हो गया, इक्वल में 0। तो एक देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, एक चीज तो हमारी यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पे बचा tan² 2x और प्लस tan 2x = 0। तो अब हमें आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे ही फैक्टर फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे tan 2x 2 टाइम है, यहाँ tan 2x 1 टाइम है, तो हम यहाँ से tan 2x को कॉमन ले लेते हैं। tan 2x को कॉमन ले लिया तो ये बच गया tan 2x + 1 = 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट इनका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, a × b + 1 अगर = 0 है तो या तो ये 0 है या फिर इसकी वजह से 0 है, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। तो हैंस या तो tan 2x = 0 है या फिर tan 2x + 1 = 0 है। तो जब तक हम इसको चेंज करते रहते हैं, जब तक कि हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने की आइडेंटिटी की फॉर्म में ना आ जाए। तो अब हमारी आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया, हमारा tan x = 0 वाला ये हो गया, और यहाँ पे tan x = tan y की फॉर्म हो गया। तो अब देखो दोनों ही सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम tan 2x = 0 का जनरल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो तीनों sin cos tan में से कोई का भी किसी भी इक्वेशन का भी अगर राइट हैंड साइड = 0 है तो हमारे पास ये 0 वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो फर्स्ट 3 हमारी आइडेंटिटी थी ना, ये वाली। तो यहाँ पे tan x = 0 है, चाहे 2x हो, 3x हो, 4x हो, कुछ भी हो, यहाँ पे x = nπ और n बिलोंग टू यहाँ पे z होगा। तो यहाँ sin और tan की आइडेंटिटी सेम होती है, तो ये भी आपका सेम हो गया। x आपका यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x = क्या हो जाएगा nπ। तो दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा nπ 2 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस इक्वेशन का, यानी tan 2x = 0 का जनरल सोल्यूशन। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन का फाइंड करते हैं। ओके, तो पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल तो 0 है बट यहाँ पे और सॉल्व हो सकती है। तो tan, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी ना, tan 2x + 1 = 0। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो tan 2x = +1 इधर आके क्या हो गया -1 हो गया। तो tan x = 0 में लेफ्ट में सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है। तो अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पे tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे। तो ये माइनस एज इट इज 1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे tan π/4, बट ये तो नेगेटिव आ रहा है। हमें हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी इस तरह से होती है कि इफ tan x = tan y, अगर आपका यहाँ पे tan x = tan y है तो दिस इम्प्लाइज x = क्या होता है nπ + y होता है, और n बिलोंग्स टू क्या होता है z होता है। तो tan x = tan y होना चाहिए, नेगेटिव यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया, यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे tan क्या होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखेंगे π-θ। π-θ हमारा यहाँ पे क्या होता है tan π में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे होता है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan π-θ होता है -tan θ। तो -tan θ तो हमारे पास है, हम tan π-θ यहाँ पे लिखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो नाउ -tan π/4 = tan π - π/4। हम थीटा की जगह क्या पुट कर लिया π/4, तो tan π - θ हो गया -tan θ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। तो नाउ π - π/4 = हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 1 के टेबल में 4 आया 4 टाइम, तो ये हो गया 4π, फिर -π। ओके, फिर 4π में से 1π गया तो 3π कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि आपका tan 3π/4 है, जो इक्वल है -tan π/4 के इक्वल। तो हम ये वाली वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे ताकि हमारी ये आइडेंटिटी लग जाए। तो नाउ अब आपका ये हो गया tan 2x = हो गया tan 3π/4 हो गया। नाउ आप आइडेंटिटी लगा लो। अब इसका जनरल सोल्यूशन आपको लिखना है। तो नाउ जनरल सोल्यूशन इज
x इक्वल टू, ये हमारा हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस y आपका यहाँ पे कितना है 3π/4 हो गया। तो x आपका यहाँ पे कितना है, ये 2x है ना, तो 2x आएगा ना। उसको सॉल्व करो तो ये 2 को हम इधर, क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन में लेफ्ट में x ही होना चाहिए, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 हो गया। हम इसको बाद में सॉल्व करते हैं, n पाई प्लस 3π/4 हो गया। ठीक है, तो अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो nπ/2 हो गया, प्लस 3π/4 यहाँ पहले से 1/2 और मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका कितना हो गया nπ/2 प्लस 3π इंटू 1 3π 4 इंटू 8 हो गया। तो और n बिलोंग्स टू z। तो एक हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आ गए, एक जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये हो गया, दूसरा जनरल सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसके 2 जनरल सॉल्यूशन है, x इक्वल टू nπ/2 n बिलोंग्स टू z और x इक्वल टू nπ/2 प्लस 3π/8 n बिलोंग्स टू z। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो ये आपके यहाँ पे भी क्या हो रही है, 3 टर्म आ रही है और इस तरह की टर्म का हम डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, cos 3x cos x माइनस cos 2x, तो इसको भी वैसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही CD फॉर्मूला लगा के, अब आपके पास एक एंगल x है, दूसरा एंगल 3x है और एक एंगल आपका 5x है। तो किन 2 एंगल में आप CD फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि हमको टर्म यहाँ पे कम करनी, टर्म यहाँ पे प्लस में प्लस माइनस रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, हमेशा टर्म आपकी मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम उनको चेंज कर दें। तो आप कैसे पैरिंग करोगे, तो आप देखो अगर मैं x और 3x को पैरिंग करती हूँ तो ये आपका c प्लस d/2 को हम देखते हैं या c माइनस d/2 को देखते हैं। तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x/2, तो मेरे पास यहाँ से 2x आ रहा है और यहाँ से भी मेरा क्या आ रहा है माइनस 2x/2, तो ये x आ रहा है। ओके, तो ये तो मेरी थर्ड टर्म इसमें आ ही नहीं रही है। अगर मैं यहाँ पे 3x और 5x को देखती हूँ तो ये 8x हो रहा है, 8x/2 मेरा 4x आ रहा है और 5x माइनस 3x, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x आ रहा है। तो मैं ये वाली पैरिंग भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे 5x और 3x की पैरिंग यहाँ पे ले सकती हूँ और मैं एक और पैरिंग यहाँ पे ले सकती हूँ 5 और x की भी ले सकती हूँ, क्योंकि देखो 5x प्लस x, तो ये आपका यहाँ पे बाय 2, तो यानी 6x/2, तो ये आपका हो गया 3x, तो 3x मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो 5 प्लस 3 8 हो गया, 8/x आपका 4x मिल रहा है, एक तो मुझे 4x मिल रहा है और 5 माइनस 3 2x, 2x/x मुझे x मिल रहा है। तो मैं इन दोनों की पैरिंग भी ले सकती हूँ और इन दोनों की पैरिंग भी यहाँ पे ले सकती हूँ। तो मैं 5x और x की पैरिंग लेती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को, मुझे CD फॉर्मूला लगाना है, मुझे टर्म को कम करना है, तो मैंने यहाँ पे sin 5x प्लस sin x, इन दोनों में मुझे CD फॉर्मूला लगाना है, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रख रही हूँ। ओके, तो नाउ CD आइडेंटिटी लिख देते हैं। ओके, तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो जहां c 5x है और d यहाँ पे x है, तो इन दोनों में आइडेंटिटी लगा लो। तो ये हो गया यहाँ पे 2 sin c प्लस d, तो 5x प्लस x/2 और cos c माइनस d, तो 5x माइनस x/2 और प्लस का sin 3x हमारे पास यहाँ पे एज इट इज इक्वल 0। नाउ इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2 sin 5x प्लस x 6x/2 और ये हो गया cos 5x माइनस x, यानी कि ये आपका यहाँ पे हो गया 4x/2 और ये आपका यहाँ पे sin 3x ही रहा इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे देखो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया यहाँ पे 3 टाइम, तो 2 sin 3x और ये हो गया cos 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया यहाँ पे 2x प्लस sin 3x हो गया इक्वल टू 0। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज तो ध्यान दिया नहीं, अगर आप 5 और 3 लोगे तो 5 और 3 लेने पर एक आपका c प्लस d/2 कितना आ रहा था 8x/2, यानी कि आपका क्या कितना आ रहा था 4x आ रहा था, और c माइनस d/2 आपका यहाँ पे आ रहा था 5 में से 3 गया 2x/2, यानी कि x आ रहा था। बट c माइनस d के साथ कौन है, cos है, तो cos तो हमारा यहाँ से कॉमन निकलेगा नहीं, तो हम 5 और 3 की पैरिंग यहाँ पे नहीं लेंगे, तभी कॉमन आएगा। हमें साइन की टर्म को सेम करना है। ओके, कॉस अगर इस यहाँ पे इक्वल हो जाता, ये यहाँ पे कॉस तो है नहीं, अगर ये यहाँ पे साइन एक्स होता और इधर आपका ये यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ कॉस एक्स है, तो कैसे कॉमन आएगा, कॉमन नहीं आएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लोगे 5x और x को ही साथ में, सिर्फ एक पैरिंग यहाँ पे बन रही है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे देखनी, क्योंकि मेरे को अभी ध्यान आया कि अगर यहाँ कॉस है तो हम कॉमन कैसे लेंगे। नाउ अब यहाँ से कॉमन लो, sin 3x कॉमन हो गया, तो ये हो गया sin 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1 बचा। अब नाउ ये मल्टीप्लीकेशन में आ गए, नाउ या तो ये 0 है या फिर ये 0 है।
तो सबसे पहले हम साइन 3x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये तो सबसे सिंपल है। साइन 3x यहाँ पे एक टर्म है और दूसरी टर्म आपकी राइट हैंड साइड 0 है, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी कि इफ साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई होगा और n बिलोंग्स टू z। तो x यहाँ पे कितना है, x यहाँ पे 3x है, तो 3x इक्वल टू n पाई होगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, n पाई बाय 3 एंड n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। तो एक जनरल सोल्यूशन हमें यहाँ से ये मिल गया। नाउ दूसरी इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos 2x प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया। तो अब देखो cos में सबसे पहले इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले cos में आप देखो 1/2 कहाँ होती है वैल्यू, तो cos 1/2 होता है cos π/3 के ऊपर। ओके, तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2 की जगह हमने लिख लिया cos π/3। बट हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे होती है कि cos x इक्वल टू cos y होना चाहिए, माइनस का cos y यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब इस एंगल नेगेटिव एंगल को हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। फिर से आप यहीं पे क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है लेकिन cos नेगेटिव होता है, तो हमें हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया। यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा पे, यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 180 माइनस थीटा। मैंने आपको कहा ना इस पे y एक्सिस नहीं देखनी होती है, ओनली x एक्सिस देखनी होती है, क्योंकि x एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, आपका होता है माइनस का cos थीटा। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हम लेफ्ट में लेके राइट लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखोगे नाउ cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो दिस एम्प्लाइज cos पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस का cos पाई बाय 3 होगा। तो नाउ ये एंगल सॉल्व कर लो, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाय 3, 3 के डिनोमिनेटर, यहाँ पे पाई के डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 हो गया, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 के टेबल में 3 आया 3 टाइम, तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाय 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि cos 2 पाई बाय 3 जो है वो माइनस cos पाई बाय 3 के इक्वल है। तो अब यहाँ माइनस cos पाई बाय 3 की जगह cos 2 पाई बाय 3 लिख लो। तो नाउ cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई cos x इक्वल टू cos y की फॉर्म में। नाउ जनरल सोल्यूशन लिखो, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 2x, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह रखेंगे 2 पाई बाय 3 हो गया। अब 2 को आप यहाँ पे क्या कर लो, इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया x इक्वल टू 2, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, तो 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, और ये 2 यहाँ भी आ गया, क्योंकि अगर ये 1/2 बाहर आएगा, जैसे मैंने पहले इसे क्वेश्चन में सॉल्व कराया था 1/2 को, ये 2 इधर आया, 1/2 पहले बाहर लिखा और फिर अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मैंने एक स्टेप को यहाँ पे कम कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और एन बिलोंग्स टू z, एन बिलोंग्स टू z लिखना है आपको, यहाँ पे नहीं बोलना है। तो एक रिलेशन हमारे पास ऊपर आया x इक्वल टू एन पाई बाय 3, और दूसरा रिलेशन हमारे पास आया x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो आई होप आपको सारे पार्ट यहाँ पे जो हमने 5 to 9 पूरे किए, सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आप यहाँ पे एक एक स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया 5, then this one is 6, thank you.